हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी आज आपके सामने कक्षा 8 विषय विज्ञान भाग सेकेंड अध्याय सेकेंड सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु लेके आया हूँ। इससे संबंधित हमने पहले पढ़ा कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव का क्या क्या लाभ है, ये हमने पढ़ लिया था। अब है वैक्सीन, जिसे हिंदी में टीका भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना की वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक लग रही है। इसी तरह से सूक्ष्म जीवों का वैक्सीन में किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इसके अलावा शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश यानी पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। तो इसके लिए क्या की जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है। और वैक्सीन में क्या किया जाता है कि मृत अथवा निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो शरीर की कोशिका क्या करती है, उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है और रोग कारक को क्या करती है, नष्ट करती हैं। और ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए क्या करती है, रक्षा करती है। इस प्रकार टीका और वैक्सीन भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखो वैक्सीन किस किस की बनी हुई है, हैजा है, क्षय रोग है, सेचक है, हिपेटाइटिस है। इसके अलावा कोरोना वायरस जो चल रहा है, इनके भी क्या किए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। एडवर्ड जेनर ने सेचक के लिए 1798 में सेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी बच्चों को रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में क्या है, एक टीका है। महीने के किसी एक संडे को पोलियो की क्या की जाती है, वैक्सीन दी जाती है, जो आपको पता होगा 5 साल के बच्चों को दी जाती है। इसी तरह से सेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश देशों से सेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। देखो कोई भी बीमारी है तो उसके निवारण के लिए उससे संबंधित अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से टीके लगने शुरू हो जाते हैं और 5 साल वगैरह, कहीं 1.5 साल का, कोई महीनों में 3 महीने वगैरह अलग अलग महीनों में टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखो सूक्ष्म जीवों का जो ये नेक्स्ट लाभ है, मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसकी पूर्ति के लिए जीवाणु या नील हरित जो शैवाल होते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, जिसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग उर्वरता में भी वृद्धि करती है। इसके अलावा इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं, जिन्हें हम चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। देखो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। दो क्या करते हैं, गमले लेते हैं, जिन्हें ए और बी से चिन्हित करते हैं। ए वाले गमले में क्या करते हैं, पौधे का कचरा भर देते हैं, जबकि बी वाला गमला है उसमें पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर देते हैं। इनको क्या करते हैं, रख के 3-4 सप्ताह के बाद में परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गमला ए था उसमें तो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पेड़ पौधों और इनके भागों को क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं और खाद में बदल देते हैं। और इस खाद बनने की प्रक्रिया में जो पोषक होते हैं वो पौधों के द्वारा क्या हो जाते हैं, उपयोग में
लिए जाते हैं। जबकि जो गमला बी था उसमें प्लास्टिक की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौने के टूटे भाग थे, उनका सूक्ष्म जीव क्या कर देते, अपघटन नहीं कर देते हैं, जिसके कारण खाद्य में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से लाभदायक सूक्ष्म जीव थे। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने लिए हानिकारक भी होते हैं, तो वो कौन कौन से इस टॉपिक में पढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। यानी सूक्ष्म जीव अपने शरीर को भी खराब करते हैं, यानी रोग उत्पन्न भी करते हैं। इसके अलावा जो अपने भोजन है, कपड़े है, चमड़े की वस्तु है, उनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनका संचरण का माध्यम भी अलग अलग होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। यानी मनुष्य में कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास के द्वारा भी जा सकते हैं, पेयजल के द्वारा भी जा सकते हैं, भोजन द्वारा भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है कि कोरोना में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा, पानी के द्वारा अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, इसलिए मास्क लगाने का कह रहे हैं और बार बार हाथों को भी सैनिटाइज करने का कहते हैं। देखो, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो जाता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के द्वारा ही एक रोग दूसरे में जाता है। कुछ कुछ रोग विशेष रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से या जंतु के द्वारा भी संपर्क में आने पर फैल सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, तो इस तरह के जो फैलने वाले रोग होते हैं उनको कहते हैं संचरित रोग। और इस प्रकार के जो संचरित रोग है या संचरणीय रोग है उनमें कौन कौन से हैं, तो देखो हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग है। जब हम क्या करते हैं, जुकाम से पीड़ित होते हैं या कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदे है, उसमें हजारों रोगाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा में आ जाते हैं और सांस के द्वारा अपने शरीर में ली जाने वाली वायु के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। यानी कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाने में वाहक का कार्य करते हैं। मकड़ी, कीड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती हैं, रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित जो भोजन होगा यानी खराब भोजन होगा वो करेगा, वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ने की संभावना उसको होगी। अतः अपने को सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो मादा एनाफिलीज का भी नाम सुना होगा। मादा एनाफिलीज जो कि मच्छर होता है, ये क्या करता है, अपने को काटता है तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ये अपने शरीर में प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है, जिसके कारण अपने को मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मादा एडिस जो मच्छर होता है वो काटता है तो अपने को क्या होता है, डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो मादा एडिस मच्छर है, ये भी क्या करता है, अपने शरीर में डेंगू के वायरस को स्थानांतरित करता है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों या फूलदानी इत्यादि में भी कहीं पर भी जल एकत्रित होने न दे। यानी कहीं पर भी जल इकट्ठा होता है तो वहाँ मच्छरों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः अपने को क्या करना चाहिए, आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हमें मच्छरों को पैदा होने से रोक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सही जगह होगी तो हम मलेरिया, डेंगू आदि को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उनके रोगजनक क्या है, संचरण का तरीका क्या है, उनके बचाव के क्या उपाय हैं। तो पहला रोग है क्षय रोग। ये क्या होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है और इनके संचरण का तरीका है वायु।
यानी वायु के द्वारा क्षय रोग बढ़ने की संभावना होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके बचाव के क्या उपाय है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना, यानी उस रोगी को अलग भी रखना और उनकी व्यक्तिगत जो भी चीज़ें होगी उनको उपयोग में नहीं लेना, और उचित समय पर उसका क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। सेकंड है खसरा। ये भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, और इसके भी संचरण का तरीका है वायु। ठीक है, इसकी भी रोगी की अपने को क्या करनी है, व्यक्तिगत चीज़ों को उपयोग में नहीं लेना है, और इसको भी क्या करना, पूरी तरह से अलग रख के इसका समय पर टीका करना चाहिए। थर्ड है चिकन पॉक्स। ये वायरस के द्वारा फैलता है, और ये वायु या सीधे संपर्क में आते हैं उसके द्वारा भी इसकी फैलने की संभावना होती है। इसको भी क्या किया जाता है, रोगी को, इसमें भी रोगी को दूर रखा जाता है और इनकी व्यक्तिगत चीज़ों को अलग रखा जाता है, और उचित समय पर इसका टीकाकरण करना चाहिए। चौथा है पोलियो। पोलियो आपको पता है पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, और इसके संचरण का तरीका भी है वायु एवं जल। इसमें भी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रख के इसकी व्यक्तिगत चीज़ों का उपयोग नहीं करना। आपको पता है कि पोलियो के लिए तो हर महीने में एक संडे को 5 साल के जो भी बच्चे हैं, 5 साल के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की। अगला है हैजा। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है, और इसके भी संचरण का तरीका है जल एवं भोजन। इसमें क्या किया जाता है, रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। इसके अलावा भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करना चाहिए, तो व्यक्ति रोगी नहीं होगा। ठीक है, टाइफाइड, ये भी जीवाणु के द्वारा फैलता है, संचरण का तरीका जल है। इसमें भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, यानी स्नान करना, टाइम पे भोजन करना, भली भांति पके भोजन को खाना, जल को पिए तब उबला यानी गर्म करके पानी को पिए, और समय पर इसका टीकाकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, और इसके संचरण का तरीका है जल। इसमें क्या किया जाता है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग या टीकाकरण करना चाहिए। अपने क्या गर्म पानी पीते हैं तो इससे अपने शरीर की बहुत सारी जो बीमारियां है वो भी क्या हो जाती है, दूर होनी हो जाती है। अपने को सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, कौन सा, गर्म पानी। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मादा मैनाप्लीज मच्छर जो काटती है ना, तो प्लाज्मोडियम नाम का जो जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है वो प्रोटोजोआ संघ का होता है। इसके जो संचरण का तरीका है वो है मच्छर, कौन सा मच्छर, मादा एनाप्लीज। देखो इससे बचने के लिए अपने को क्या उपाय करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग जैसे कि ओडोमोस वगैरह जो आता है उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने देना। ये जो मलेरिया जो ज़्यादातर जो मच्छर पनपने की संभावना होती है, कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है गंदे नालों वगैरह में, तो उसके कारण मच्छरों के पनपने की संभावना होती है। तो अपने को क्या करना चाहिए, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा रसायनों का वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो इस तरह से आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, धन्यवाद।